नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी हम अपडेट आपके पास पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं चांदी के साथ। चांदी में आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। 97,000 रुपए के बेहद करीब है चांदी, करीब 0.25% की तेजी है। अनिंद सर, क्या लग रहा है आपको? आज तो जोरदार तेजी है चांदी, क्या गोल्ड के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिख रही है चांदी? हाँ, नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। सर देखिए, चांदी एक्चुअली मतलब गोल्ड के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज दो फैक्टर की वजह से। एक तो जो सीज फायर हुआ है बिटवीन चाइना और यूएस के बीच, इसको मैं सीज फायर ही बोलूंगा फॉर 90 डेज। तो उसके कारण बेस मेटल्स में एक तेजी हुआ है, और प्लस इक्विटी मार्केट्स में भी तेजी है, एशियन इक्विटीज में। तो जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सिल्वर में देखा गया है। बट सिल्वर अभी भी, अगर प्राइस एक्शन को देखें फंडामेंटल से हटके, तो प्राइस एक्शन में सिल्वर अभी भी ऊपर में 97,200 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंटरनेशनली $33.20, ये बार बार $33.20-30 और फिर नीचे $32 के बीच ऑसिलेट कर रहा है। हम लोग के हिसाब से ये एक कंसोलिडेशन है, और फाइनली इसमें ब्रेकआउट आएगा और $35 या उसके ऊपर ये जाने का गुंजाइश है। बट ये कंसोलिडेशन में अगर किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी सही नहीं रहेगा, वेट करना चाहिए। क्योंकि जो सपोर्ट है 96,000 है, उसके बाद है 93,000 जो बड़ा बड़ा सपोर्ट्स है। तो इट इज बेटर टू वेट, पुल बैक आएगा तो वहां पे खरीदिए चांदी। तो आप क्या सलाह दे रहे हैं, सोना या चांदी, क्या खरीदना चाहिए? और गोल्ड पर भी अपनी राय दे दे। नमस्कार विष्णु जी। देखिए, अगर सोने और चांदी दोनों की बात की तो पहले भी मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। $3500 के बाद मार्केट एक तरह से क्रैश का रूप ले चुका है। कल हमने 4% की बड़ी गिरावट देखी है। बट एक चीज देखी गई है, पिछली बार भी जब हमने करेक्शन आते हुए देखा तो 92,000 का एक अच्छा सपोर्ट मिल गया था। और अभी भी हम देख रहे हैं, कल की बड़ी गिरावट के बाद भी अगर हम देखें तो प्राइसेस ने कहीं ना कहीं 92,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक तरह से होल्ड करके चल रहा है। तो मुझे लगता है हाँ, थोड़ा बहुत हम आज के डेट में जो जंप देख रहे हैं उससे उत्साहित होकर लेके काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो काफी वीक दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में भी हमने जो गिरावट देखी थी, यहाँ पे हमने 92,450 का लो देखा है। तो आज जस्ट ये टेक्निकल रिट्रेसमेंट है, जो मैं पहले भी कह रहा था। यूएस चाइना कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ है। रशिया यूक्रेन का आज मॉर्निंग में भी अपडेट आया है कि वो सीज फायर के लिए बैठक करने के लिए तैयार है। वहीं ईरान का भी जो न्यूक्लियर डील है वो भी कंप्लीट होने जा रही है। सीएफटीसी की जो रिपोर्ट आई है इस शनिवार को, वहां पे लॉन्ग पोजीशंस कम हुई है। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है कि अनदर एक क्रैश की तरफ गोल्ड तैयारी कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ऊपर में 93,900 94 के करीब अगर मिले, बिकवाली करके चलिए। 94 300 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट इंट्राडे का 93 200 का है। बट अगले 15 दिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस 91,000 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ध्यान मंद है। लेकिन इसी के विपरीत अगर चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 100 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल भी हमने गोल्ड में 4% की गिरावट देखी, बट चांदी 2% पे ही रह गई थी। तो जो फॉल जो आएगा गोल्ड में वो सीवियर रहेगा, लेकिन चांदी को कहीं ना कहीं यूएस और चाइना का जो कंसर्न था वो कम होने की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक चांदी में हाँ, सोने की गिरावट की वजह से चांदी में भी गिरावट दिखेगी, बट उतनी इंटेंसिफाई नहीं रहेगी। तो यहाँ पे चांदी में इंट्राडे के लिहाज से आप बेच के चलिए। 97,500 में 96,000 का टारगेट रहेगा, या बेटर रहेगा 97,000 का पुट लेके चलिए 2800 में, जो 3600 का लेवल दिखा दे। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो बाइंग करनी है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 15-20 दिन मुझे लगता है मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। तो गोल्ड क्या 90,000 के नीचे आ सकता है क्या केडिया जी? गोल्ड मुझे लगता है कि 90 भी तोड़ देगा, और नीचे में 85 तक के भी लेवल मुझे लगता है कि Q3 के अंत तक जाएगा। बिकॉज जो एग्रेसिव रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे लगता है फेड आउट होते हुए दिखाई देगी, या इन्फ्लेशन के नंबर जो आएंगे वो थोड़ा और क्लैरिटी देंगे। 2.8 की जगह मेरा मानना है कि 3 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा, जिसके चलते जो एग्रेसिव रेट कट है वहां पे पॉज सुनने में आएगा। तो आई थिंक 90 आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। रुपए में भी मजबूती है जो डोमेस्टिक गोल्ड को दबाव में ही रखेगा। ओके।
आप बताइए भाविक, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की चाल यहाँ से कैसी दिख रही है? आज की तेजी में क्या करना चाहिए इन दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोद जी। गुड मॉर्निंग देखिए, सर। जैसे केएफ जी ने भी बताया 92,000 पहले भी हमने देखा कि वहां से ही सपोर्ट लेके 97 तक आया है। कल भी अगर हम देखें तो गिरावट के बाद 92,000 जो है वो सपोर्ट लिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, आई थिंक 92,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि कल हमने एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड रैली के बाद लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा बहुत जो शॉर्ट है वो जरूर से कवर हो सकता है, तो वो एक प्ले आउट करके चल सकते हैं। जस्ट इंट्राडे के पर्पज से मुझे लग रहा है एक बार 93,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1700 के करीब। 1550 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और 1950 का टारगेट रहेगा। चांदी की बात करें तो चांदी में जैसे हमने देखा कि अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके आई थिंक चांदी थोड़ा और परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि जो टैरिफ है वो कम हुई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी है वो थोड़ी एक्सपांड होगी, जो सिल्वर के लिए बेहतर रहेगी। तो इंट्राडे आज हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रैली चांदी में देखने को मिली है, तो आई थिंक थोड़ा डिप मिलता है 97,000 कॉल ऑप्शन जो 2700 के करीब आता है तो ही बाय कर सकते हैं 3200 के टारगेट के लिए, और 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऑप्शंस के जरिए ये सलाह भाभी की तरफ से गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही है। अनिल बैनर्जी जी, पोजिशनली आपको गोल्ड कैसा दिख रहा है? किस तरफ आप ज्यादा, आपका वेटेज ज्यादा किधर है? क्या तेजी में या मंदी में? क्या जैसा 85,000 की बातचीत कह रहे थे केरिया जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में और कितनी गिरावट आ सकती है और कब तक? तो सीज फायर का जो 90 डेज है इसमें चांसेस है, मैं केडीए से सहमत हूं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का अभी भी एक स्कोप है कि 104 या 106 तक भी ये जाए। अगर वैसा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के साथ एकदम साथ में चल रहा है गोल्ड, कि जिस दिन डॉलर इंडेक्स का बॉटम हुआ था उसी दिन इसका टॉप हुआ था। तो जो एक ट्रेडिशनल एंटी रिलेशनशिप है वो वापस आ गया है। तो चांसेस है, क्योंकि ये 3200 का जो एक सपोर्ट है या 92,000 एमसीएक्स में जो सपोर्ट है ये टेम्पररी लग रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि टाइम करेक्शन अभी भी गोल्ड में हुआ नहीं है। 8-9% का करेक्शन हो चुका है, और लास्ट 2 साल में 8 एनीवेयर बिटवीन 8 से 12% का करेक्शन हुआ है इन गोल्ड, जो भी इंटरमीडिएट करेक्शंस। तो प्राइस के हिसाब से तो करेक्शन उस रेंज में आ चुका है, बट टाइम करेक्शन नहीं हुआ है। टाइम करेक्शन के लिए गोल्ड को 1-2 महीना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिटवीन $3,100 $3,200। तो चांसेस है कि ये 92,000 का सपोर्ट तोड़े और 90,000 के तरफ जाए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का जगह रहे, क्योंकि जो सेक्युलर ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि ये, मैं वापस बता रहा हूँ, ये सीज फायर है, और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था ओवर द वीकेंड, वहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये होगा रीसेट, एक एमिकेबल रीसेट। और यही हम लोग का व्यू रहा है लास्ट नवंबर से, कि यूएस चाइना में एक इकोनॉमिक डिकपलिंग होने जा रहा है, क्योंकि वो आधार है फॉर अ डीग्लोबलाइज्ड एंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो उसमें कोई चेंज है नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डी डॉलराइजेशन के कारण गोल्ड का जो तेजी है वो बरकरार रहेगा। बट ये अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है कि ये करेक्शन में वो खरीदे, बट 90,000 तक आ सकता है। 90,000 तक आ सकता है, लेकिन आगे जो ट्रेंड है अभी भी वो इंटैक्ट है, इनको लग रहा है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। हफ्ते भर में 4.5% की रिकवरी दिखी थी, लेकिन आज हल्की गिरावट दिख रही है। सपोर्ट कल के ट्रेड डील से भी मिल रहा था। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, उसका भी सपोर्ट था। अब आगे क्या लग रहा है आपको अनिल बैनर्जी जी क्रूड में? क्रूड में अभी भी अप ट्रेंड है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है सीज फायर के वजह से आया है। तो ये $65 आपका WTI में, और यहाँ पे 5500 साढ़े 5500 तक भी जा सकता है। तो अभी भी मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा अगर फ्यूचर्स से मैं ट्रेड कर रहा हूं। अगर ऑप्शन से ट्रेड करना है तो 300 का कॉल खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस। अभी भी अप ट्रेंड का ही गुंजाइश है, क्योंकि ये जो डिप हुआ था इसमें रिपोर्ट ये आ रहा है कि जो एशियन ऑयल बायर्स है उनसे काफी अच्छा डिमांड आया है मार्केट में रीस्टॉकिंग के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी भी एक शॉर्ट टर्म तेजी है। शॉर्ट टर्म आपको तेजी दिख रही है। आप बताइए केडिया जी, क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ा कॉशियस रहिए। ज्यादा बड़ी तेजी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब ये चीज क्लियरिटी थी कि इस बार सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगा। ओपेक ने ऑलरेडी मई और जून के लिए अपने सप्लाई आउटपुट्स के बारे में बता दिया है। मेरा मानना है कि जैसे यूक्रेन और रशिया का
ये हफ्ते के अंदर सीज फायर या एंड ऑफ वॉर का कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगा, सबसे बड़ा रिस्क रहेगा कच्चे तेल पे, क्योंकि रशिया का जो माल है अब तक हम देख रहे थे खाली इंडिया, चाइना या कुछ कंट्रीज पे ही जा रहा था, ये अब ग्लोबल मार्केट में आना स्टार्ट होगा। ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा डाउन साइड का। वहीं हम ईरान और यूएस के बीच में भी जो न्यूक्लियर डील मोस्ट लाइकली है कि अगले 48 घंटे में हो जाता है, तो ईरान का भी जो सप्लाई है वो मार्केट में आएगा। तो मेरा मानना है कि कच्चा तेल में ब्रेंट पे आप ध्यान रखिए 65-66 के ऊपर, अंदर से अंटिल कुछ बड़ा की इवेंट नहीं आता कि वापस कोई लड़ाई चालू हो जाए, नहीं आता है, तो 65.5-66 के ऊपर ब्रेंट नहीं जा सकता और ना ही नीचे 60 के नीचे जा सकता है। तो मेरा मानना है कि जो अभी हमने 2 दिन की रैली देखी है, एक ऑप्टिमिज्म बना है कि यूएस और चाइना के बीच में अच्छी हुई है, डिमांड बढ़ेगी, बट डिमांड के मुकाबले हमारे पास पर्याप्त सप्लाई होने की वजह से मेरा मानना है कि यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 5300 का पुट लीजिए, 80 रुपए में 140 का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 5300 में बेच के चलिए, 5380 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट आपको 5200 से लेके 5160 का रहेगा। एक दायरा बना हुआ रहेगा कच्चे तेल में जो 60 से 66 का रेंज रहेगा ब्रेंट के अंदर। तो आपको लग रहा है या तो पुट के जरिए जाए और या फिर शॉर्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर्स में, 5300 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं 80 के लेवल पे। आप बताइए भाविक, आपकी राय ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है क्रूड में? देखिए इंट्राडे मुझे लग रहा है शायद अभी भी थोड़ा अपसाइड रहेगा। जैसे कीड़े जी ने बताया कि अपसाइड तो लिमिटेड है, क्योंकि बार बार हम एमसीएक्स में भी देख रहे हैं 5500 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग है। बट एक पॉजिटिव ये भी है कि जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक बिल निकाला है कि जहाँ पे वो लोग एसपीआर है, वो लोग 1.3 बिलियन का जो एसपीआर है वो लोग बढ़ाएंगे, और जो क्लाइमेट में जो फंड्स है वो रीराउट करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो यूएस में एसपीआर बढ़ाने के लिए क्रूड की बढ़ेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है उस न्यूज़ पे शायद थोड़ा और पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कॉल ऑप्शन बेहतर रहेगा, 52-50 का 74 के करीब वो बाय कर सकते हैं 100 के टारगेट के लिए, और 55 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो आपको लग रहा है हालांकि कॉन्ट्रा थोड़ी कॉल है, लेकिन आपको और अनिल सर को लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी दिख सकती है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेटल्स पे चर्चा करेंगे और कुछ एग्री कमोडिटीज का भी हाल जानेंगे। खरीफ फसलों को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है। बॉर्डर के इलाके में कहा जा रहा है कि वहाँ पर सरकार से अब निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है वो अपनी बुआई शुरू करें। इस खबर का भी अपडेट लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज अगर देखें तो ज़्यादातर काउंटर्स अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर 1/4 से आधे % की तेज़ी दिखा रहे हैं। आनंद बैनर्जी सर, क्या लग रहा है बेस मेटल्स की चाल आगे कैसी रहेगी? ट्रेड डील का कुछ फ़ायदा यहाँ पर दिखेगा, कुछ और तेज़ी एक्सटेंड होगी? इक्विटी में तो मेटल सेक्टर काफ़ी तेज़ थे कल। विश्वमोहन जी, देखिए ये ट्रेड सीज फायर का पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखूं तो कॉपर एक्चुअली साइडवेज जा रहा है। वो कल से ही यही इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेशन में है, सिल्वर की तरह। और जिंक में वैसा मोमेंटम है नहीं। जिसमें एक्चुअली पॉजिटिव मोमेंटम है वो है एल्यूमिनियम। तो अगर कोई लॉन्ग करके ट्रेड करना चाहता है तो एल्यूमिनियम इज द बेस्ट काउंटर। उसमें एक पोजिशनल ट्रेड भी किया जा सकता है और 250 या 252 तक इवेंचुअली एल्यूमिनियम जा सकता है। कॉपर में कंसोलिडेशन है, ट्रेंड अपवर्ड है, 862 का इवेंचुअल टारगेट है, बट ये अभी फिलहाल एक कंसोलिडेट कर सकता है बिटवीन 856 और नीचे में 848। तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी है। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। केडिया जी, आपकी पसंद मेटल्स में? बिल्कुल, मैं भी ना बाय ऑन डिप की रणनीति बना के चलूंगा। जिस ढंग से हमने देखा, सबसे बड़ा जो कंसर्न बना हुआ था वो यही था कि यूएस चाइना की डील कैसे होती है। जिस ढंग से 90 डेज का पॉज और काफी रेट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे 145 से 30% तक की बात कर रही है। तो जिसका मतलब है जो डर बना हुआ था वो कंप्लीट हो चुका। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ऐसी न्यूज आती है वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट होने के बाद जब भी नॉर्मलाइजेशन में आएगा तो भाव में तेजी बनेगी। तो पहला पिक मेरा कॉपर रहेगा। कॉपर के अंदर वैसे भी आप इंटरडे में देखेंगे तो बार बार में ये 855 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, बट शॉर्ट टर्म में इंटरडे के लिहाज से 860 के टारगेट ले सकते हैं। बट दिस इज द टाइम, अगर कोई 15-20 दिन या महीने भर का व्यू लेके चलता है तो 885, 885 से 890 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से बोइंग का एक अपडेट आया कि जो डिलीवरी चाइना ने रोका था वो अब स्टार्ट हो चुका। और जैसे कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम एंड एविएशन सेक्टर दोनों साथ साथ में चलता है, इससे सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे। और एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी थी, आज भी मुझे लगता है कि 237 पे लेना चाहिए, इमीडिएट टारगेट 240 का है, बट ये काउंटर भी 250 की तैयारी कर रहा है। लास्ट अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक ने कंसिस्टेंटली 250 के ऊपर होल्ड करके चल रहा है, तो यहाँ पे भी 251 में लीजिए, 256 का टारगेट। इनऑल पूरे बेस मेटल के अंदर चाइना ने कुछ, पीबीओसी ने कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी जो स्टेप्स लिए, वो भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा पूरे बेस मेटल पैक को। तो पूरे ही बेस मेटल पैक में आपकी खरीदारी की राय यहाँ पर आप दे रहे हैं। आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं मेटल्स में आज? देखिए, जैसे दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू है, मुझे भी लग रहा है कि कॉपर अगर देखें तो थोड़ा साइडवेज जरूर से है, वो रिएक्शन नहीं आया पॉजिटिवली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेड डील के बाद। बट जिंक और एल्यूमिनियम में वो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक जिंक जैसे अगर टेक्निकली भी देखें तो 250 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है, 250 का भी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करके चल सकते हैं अराउंड 250 टू 254 के टारगेट के लिए, और 251 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस को आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 1% के आसपास, 315 के आसपास है। केरिया जी, यहाँ पर क्या कॉल है? ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जहां पे हम एक बड़ा अपसाइड देखने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सीजनैलिटी होती है, तो हम देखेंगे पिछले 10 साल में मई मंथ ऐसा रहा है जहां पे एवरेज 5 से 6% की तेजी दिखाई देती है, और लग भी रहा है। जिस ढंग से हमने देखा, ईयू ने एक नो डाउट लॉ पास किया है जहां पे 90% स्टोरेज कैपेसिटी को घटा के 83 दिया है, बट अभी भी आप देखोगे तो करंट जो स्टोरेज बना हुआ है वो करीबन 41% पे है, तो काफी स्कोप है कि यूरोप में बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, और सीजनैलिटी भी दिखाती है अगले 2 से 3 महीने के अंदर प्राइसेस में जबरदस्त तेजी रहेगी। तो ऑप्शन के जरिए 310 का कॉल लीजिए, 15 रुपए में 23 तक का टारगेट रहेगा। वहीं फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है 310 पे अगर बाइंग करते हैं तो इमीडिएट टारगेट 320 का है, बट अगले 1-1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वापस 370 की तरफ नेचुरल गैस तैयारी कर रहा है। से आपको यहाँ से तेजी दिख रही है। आनंद बैनर्जी सर, आपकी राय एनजी पर? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये काउंटर थोड़ा सा साइडवेज इसमें रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड का मेन थीम चल रहा है आपका नेचुरल गैस में, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी अभी वीक रहेगा यूएस में, बट जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो स्ट्रांग है। तो पूरी ये एक्सपोर्ट थीम पे चल रहा है। अगर ट्रेडिंग करना है तो इसमें 310 और 330 का एक फिलहाल रेंज है, तो बाय ऑन डिप्स इसमें किया जा सकता है। तो केडिया जी से मैं सहमत हूँ, 310 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के इसमें ट्रेड किया जा सकता है। एग्री मार्केट की हम बात कर चुके हैं। एग्री मार्केट में कई सारी खबरें हैं, एक एक करके बात करते हैं। एक खबर तो ये है कि 10 बॉर्डर के जिले हैं, जिसमें पंजाब और राजस्थान के जो कुछ सीमावर्ती जिले हैं, 10 जिले हैं, वहाँ पर खेती वापस से शुरू हो जाएगी। खरीफ सीजन की बुआई होने वाली है, मानसून सीजन की शुरुआत होने के साथ ही। ऐसे में सरकार की तरफ से भी 10 मई को एक दिशा निर्देश दे दिया गया है कि वो धीरे धीरे अपनी बुआई खेती वहाँ पर शुरू कर सकते हैं, और मेजर कुछ जिले हैं। लेकिन हालांकि कहा जाता है कि जो बॉर्डर इलाके के जो किसान हैं, खास करके पंजाब और राजस्थान के, वो काफ़ी देशभक्त है। कई किसानों के बाइट्स भी कल आ रहे थे, वो लगातार कह रहे थे कि वो अपनी फसल की बलि भी देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने कहा कि अब कोई तनाव की बात नहीं है, अब धीरे धीरे वो अपनी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो खरीफ सीजन को लेकर इस बार सारे किसान काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। चलिए, एक सोयाबीन को लेकर खबर है कि सोयाबीन मार्केट में तेजी अब धीरे धीरे लौटती दिख रही है, लेकिन यूएस के आने के बाद से, ये ट्रेड डील चाइना के होने के बाद से, जो मार्केट शेयर है ग्लोबल मार्केट में यूएस की तरफ से सप्लाई बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जो मार्केट शेयर था वो ब्राजील से ज़्यादा चाइना खरीदने लगा था। केरिया जी, इन खबरों के बीच में सोयाबीन मार्केट का हाल आप क्या देखते हैं, घरेलू बाजार के लिहाज से और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल जिस ढंग से हमने देखा था, यूएस और चाइना का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा रहता है, और यूएस चाहता भी है कि कहीं ना कहीं चाइना एग्री प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रहे। हम कॉटन की बात कर ले, सोयाबीन की है, मक्का, ये सब ट्रेड होता है, लेकिन ट्रेड टेंशन की वजह से यहाँ पे कुछ ऑप्टिमिस्टिक बना था कि इंडिया उसका बेनिफिट ले पाएगा, बट कहीं ना कहीं ट्रेड डील हो चुका है। बट अभी भी आप देखिए, जो टैरिफ का रेट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू जो हम चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है कॉटन के केस में, और सोयाबीन के केस में भी तो कॉम्पिटिटिव है, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा। बट डोमेस्टिक मार्केट पे इस वक्त हम सप्लाई काफी अच्छी देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस ज्यादा उठाव ले नहीं पा रहा है। बार बार में 46-4700 के करीब जा रहा है
रहा है, बट सप्लाई अच्छी होने की वजह से प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू बना रहेगा। इस बार मैंने जो ग्राउंड लेवल पे बात की है सबसे, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है, इस बार फार्मर का रुझान मक्के की तरफ ज्यादा है सोयाबीन की। तो अब ये देखना होगा इस बार सोइंग कितना रहेगा पिछले साल के मुकाबले। जो आम धारणा है वो है कि सोयाबीन में सोइंग इस बार थोड़ी सी कम रह सकती है, जिसकी वजह से भाव जल्द एमएसपी की तरफ जाते हुए जरूर दिखाई देंगे। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 44 के आसपास, 44 साढ़े 44 के आसपास एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। बट आने वाले दिनों में हम एमएसपी की तरफ जाते हुए देखेंगे, क्योंकि फार्मर को अट्रैक्ट करने के लिए एमएसपी तक तो भाव रहना ही चाहिए। तो मुझे लगता है 48-50 अगर हम बात करें जुलाई तक वापस देखने मिल जाएगा। ज्यादा कोई बड़ी मंदी नहीं दिखाई देती है, बट धीरे धीरे फेज मैनर में मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो क्योंकि इस बार भाव भी कम मिले थे और डीडीजीएस की जिस तरह की से चैलेंजेज वहां पर डीओसी को मिला है, उससे भी किसानों का मोह भंग हुआ है, तो खेती इस बार कम हो सकती है। सर, मसालों पर छोटा सा व्यू 10-15 सेकेंड में केडिया जी, वक्त कम है। मसालों के तो मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन खास करके अगर हम हल्दी की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है तेजी जारी है। 14,100 पे लेके चलेंगे, 14,600 का टारगेट रहेगा। जीरे के अंदर भी हमने देखा जो चाइना टेंशन है वो कम होने की वजह से तेजी बनी है, 21,800 में लेंगे, 22,300 का टारगेट रहेगा। धनिया पे थोड़ा कॉशियस रहिए, इनिशियल गिरावट रहेगी, बट 6850 इज गुड टू बाय, जो 7,000 का टारगेट दिखा सकता है। तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन, जहां पर इक्विटी मार्केट में वहां वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे ब्रेक के बाद।